हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताया था और साथ में एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करवाई थी। तो उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, बट उससे पहले हम थोड़ा सा इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उन्हें कैसे हम नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं वो आज हम देख लेते हैं। ओके, सो इरेशनल नंबर्स जैसे मैंने आपको बताया था, तो इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, √2, √3 एंड 0.11 कंटिन्यूसली चलने वाले नंबर्स भी जो होते हैं वो भी इरेशनल नंबर्स में ही आते हैं। ओके, तो इरेशनल नंबर्स तो मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले कि कैसे होते हैं। ओके, अब जब इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट करने की बात आती है, ठीक है, जब हमें लोकेट करना हो कि √5, √3, √4 इस टाइप के नंबर्स को अगर आपको नंबर लाइन में लोकेट करना है, तो जैसे अब आप हमें पता है कि नंबर लाइन कैसी होती है। नंबर लाइन में राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इस नंबर लाइन में अगर आपको बोला जाए 1.5, 1.6 तो आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। बट आपको अगर बोला जाए कि इरेशनल नंबर्स प्लॉट करने हो तो अपन कैसे करेंगे। सो आज हम यही सीखेंगे कि हमें √2 इरेशनल नंबर्स जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने लिया है लोकेट √2, ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन। मतलब हमें नंबर लाइन में √2 को लोकेट करना है। कि लोकेट करना है ये बताना है कि नंबर लाइन में √2 कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आप स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा कि √2, तो √2 की आपकी वैल्यू काफ़ी कम बच्चों को याद रहती है। तो √2 की वैल्यू याद नहीं रहती, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको ऐसे लग रहा होगा कि 0 से 1 के बीच में आएगा कि 1 से 2 के बीच में आएगा। तो ये अभी हमें कन्फ्यूजन है। तो हम इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, अब जब राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मुझे चाहिए √2। ठीक है, तो जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी तो मैं यहाँ पे रूट में 1 + 1 करूँगी तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने परपेंडिकुलर साइड को 1 ले लिया, बेस को अगर 1 ले लिया, तो अब ऑब्वियस मेरा कितना हो जाएगा हाइपोटेनस, √2। तो यहाँ पे अगर मैंने बेस को ले लिया 1 यूनिट, परपेंडिकुलर को ले लिया 1 यूनिट, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम कैसे राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और उसमें हम कैसे, हमने √2 फाइंड कर लिया। √2 हमने कैसे फाइंड किया कि हमने परपेंडिकुलर साइड ले ली और उसके बाद फिर हमने हाइपोटेनस निकाल लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब ये √2 तो हमने पता कर लिया कि अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो √2 आ जाएगा। बट नंबर लाइन में कैसे करेंगे, तो नंबर लाइन में करने के लिए क्या करेंगे अपन कि यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3 ये मैंने यहाँ पे रैंडमली ले लिया। बट आप अपनी कॉपी में जब इसे ड्रॉ करेंगे तो आप बिल्कुल मेज़र करके ड्रॉ करिएगा कि 0 से लेके 1 तक की 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, पूरी अच्छे से मेज़र कर करके ड्रॉ करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपने को हाइपोटेनस √2 चाहिए। ठीक, उसके लिए बेस क्या है 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, जब हम स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये ऑब्वियस कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर के अराउंड ही होगी इसकी लेंथ, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो बेस कितना हो गया, 1 यूनिट। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो पाइथागोरस थ्योरम से हमने यूज़ करके ड्रॉ किया था उसमें बेस तो आ गया 1। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए अब आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी सारी ज्योमेट्री वाली चीज़ों की, मतलब जैसे कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और मीटर स्केल, क्या सेंटीमीटर स्केल जो 15 सेंटीमीटर रेगुलरली हम लोग यूज़ करते हैं, तो वही स्केल से हमने पहले मेज़र करके 1 यूनिट ड्रॉ कर लिया। अब हम सेकंड 1 यूनिट यानी कि मीन्स हमें जब परपेंडिकुलर बनाना है तो आपको क्या करना है, आपने जब अपनी कॉपी में 0 से लेकर 1 तक की 1 यूनिट ड्रॉ करिए, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 पे राउंडर की निडल रखेंगे और फिर 1 तक इसे मेज़र करेंगे। ठीक है, तो इतना आया है मेरा 1 सेंटीमीटर के अराउंड। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर के अराउंड मेरी इतनी वैल्यू आई है। अब जब ये 1 सेंटीमीटर आ गया तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे 1 पे निडल रखूँगी, उसके बाद यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दूँगी। ओके, तो ये जो आर्क होगी, आपकी भी आर्क ऐसे ही ड्रॉ करनी है आपको कि 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस मेज़र करनी है, उसके बाद 1 पे राउंडर की निडल रखनी है कंपास की, उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी सेंटीमीटर स्केल लेना है और आर्क से 1 तक की लाइन को ज्वाइन कर देना है। आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है,
जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट कैसे हुआ, ये हुआ 1 यूनिट ऐसे ही जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 यूनिट ही मेज़र करी थी, यहाँ पे कंपास की नीडल रखी, यहाँ पे ड्रॉ करी आर्क, तो ये भी कितना होगा 1 यूनिट। तो अब आधा ट्राइंगल तो हमारा ड्रॉ हो गया कि हाँ इधर 1 है, परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस 1 हो गया, तो बेस भी 1 आ गया, परपेंडिकुलर भी 1 आ गया। सो अब हम क्या करेंगे कि अब आपकी फाइनल स्टेप होगी कि आप यहाँ ये जो आर्क है इस पॉइंट से 0 को ज्वाइन कर देंगे, सॉरी इधर से, हाँ इस पॉइंट से आप 0 को ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो आप जब 0 से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। अब ये वैल्यू √2 कैसे हुई, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम जब सॉल्व करी थी उसमें ट्राइंगल की वैल्यू कितनी आई थी, हाइपोटेनस की √2। तो 0 से लेके इस पॉइंट तक की कितनी हो गई वैल्यू, √2। अभी तो हमने सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे लोकेट नहीं किया कि नंबर लाइन में √2 कहाँ आएगा। तो अब हमें जब लोकेट करना है तो अब हम कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद फिर से आपको अपने कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे कि 0 पे अपनी रखेंगे राउंडर की निडल, और उसके बाद इस पॉइंट यानी जो आर्क पे जहाँ पे आपकी लाइन टच हो रही है वहाँ तक की डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस आर्क के पॉइंट पे रखेंगे, ठीक, और उसके बाद फिर आप यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उससे नंबर लाइन में कट करेंगे। तो मैंने जब अपने राउंडर से कट किया तो मेरी नंबर लाइन यहाँ पे कट हो रहा है, जब मैंने आर्क ड्रॉ करी तो नंबर लाइन मेरी यहाँ पे कट हो रही है। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये क्या होगा, ये होगा √2। तो हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया कि नंबर लाइन में √2 कहाँ आएगा, 1 से 2 के बीच में, 2 से थोड़ा पहले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि जब आपको ये √2 या √3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमने √2 लिया, उसके बाद रूट में 1 + 1, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करेंगे तो √2 आ गया। तो हमने देख लिया कि √2 की वैल्यू कैसे आ सकती है। पाइथागोरस ट्राइंगल में हमने सारी वैल्यूज़ रख दी साइड बाय साइड, परपेंडिकुलर को 1 सेंटीमीटर बता दिया, बेस को 1 और इसको √2, ठीक है, हाइपोटेनस। अब हम जब नंबर लाइन में आए तो नंबर लाइन में हमने क्या किया कि 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस मेजर करके एक लाइन ड्रॉ करी, 1 यूनिट की लाइन हो गई, मीन्स ट्राइंगल का बेस हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद फिर हमने कंपास की नीडल को यहाँ पे रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इतना मेज़र किया। उसके बाद कंपास की नीडल को यहाँ पे रखा और एक आर्क ड्रॉ करी, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 1 यूनिट का। उसके बाद फिर हमने ये आर्क से लेके 0 तक की लाइन को ज्वाइन कर दिया। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √2। तो ये तो हमने बना लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल के जो हमने ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग हमारी ये वैल्यूज़ आई। अब उसके बाद जब √2 को हमें लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो हमने क्या किया कि 0 से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसे मेज़र किया, किससे, कंपास से। जब हमने इसे मेज़र किया तो उसके बाद फिर हमने इस पॉइंट पे रखा और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे आर्क कट करी, ठीक है। जब हमने ये आर्क कट करी तो हमारी नंबर लाइन कट हुई है। तो जिस पॉइंट पे हमारी नंबर लाइन कट हुई है वो पॉइंट क्या है हमारा, √2। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन में √2 को हम कैसे लोकेट करते हैं। कि हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे आपको ज्योमेट्री की ज़रूरत, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और कंस्ट्रक्शन के सारे मटेरियल्स की, जैसे राउंड, कंपास जिसे बोलते हैं, या सेंटीमीटर स्केल, ठीक है, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और फिर हम आर्क स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। आपको आई होप आप समझ में आ गया कि मैंने स्टेप बाय स्टेप ही बताया कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप √2 को नंबर लाइन में लोकेट करना है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि √2 को कैसे लोकेट करते हैं। अब हम लोकेट करेंगे नंबर लाइन में √3 को, ठीक है। अब √2 को लोकेट करना तो ईजी था कि हाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम में ले लिया, रूट में हमने 1 + 1 कर लिया। बट अब √3 को लोकेट करना होगा तो √3 को जब हमें लोकेट करना है तो √3 को लोकेट करने से पहले भी हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री का एंगल तो हो गई। अब √3 लेके आना है। √3 अगर आपको लाना है तो आपको रूट में 2 + 1 करना होगा, ठीक है। बट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो तो 4 हो जाएगा, और 1 प्लस करेंगे तो 5, तो वो तो √5 हो जाएगा। नहीं, हमें चाहिए √3, तो हम यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। अब ये वैल्यू तो हमने निकाल ली कि √3 कैसे आएगी, कि कौन सी दो साइड्स कितनी वैल्यू की होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम वैल्यूज़ रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह पे रख दिया √3 को, बेस में रख दिया 1 एंड परपेंडिकुलर साइड को वैल्यू दी है √2।
अब मैंने बेस को ही वैल्यू 1 क्यों दी? मैंने इसलिए दी क्योंकि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन में हमारे पास 0 और 1 हमें ईजिली मिल जाएगा, हम बेस में उसको 0 और 1 को ईजिली मेज़र कर सकते हैं। बट अगर हमें यहाँ पे √2 को मेज़र करना हो तो √2 को मेज़र करने के लिए सबसे पहले तो हमें √2 को लोकेट करना पड़ेगा नंबर लाइन में, ठीक है। तो नंबर लाइन में लोकेट करने के लिए जो प्रोसीजर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वो हमें अप्लाई करना होगा। फिर हम वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम एक कट करेंगे यहाँ पे, फिर नंबर लाइन में जिस पॉइंट पे कट हो रहा है वो उसे √2 बताएंगे। फिर √2 के बाद फिर हम √3 पे आएंगे, तब हमारा बेस बनेगा 0 से √2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि बेस इजीली सिंपल 1 ले लिया, जिससे हमें इजी स्टेप में सॉल्व कर लें, ठीक है। तो अब ये तो हुई पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने ट्राइंगल्स की वैल्यू निकाली। अब हम नंबर लाइन में करते हैं सॉल्व। जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था ऐसे ही सेम इस क्वेश्चन में बोल रही हूँ कि आपको मेज़र करके ही नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस कितनी होती है? 1 यूनिट की। सिमिलरली जैसे हमने √2 के लिए ड्रॉ किया था ट्राइंगल, सेम हमें यहाँ पे वैसे ही करना है। हम फिर से अगेन अपना राउंडर लेंगे, ठीक है, राउंडर लिया, राउंडर से अब हम क्या करेंगे कि 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस हम मेज़र कर लेते हैं। 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस मैंने मेज़र कर ली, ठीक है, ऐसे किया था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे कि इस निडल को रखेंगे 1 पे, इसके बाद एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरी आर्क ड्रॉ हुई है यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे सेंटीमीटर स्केल और इस आर्क से 1 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे यहाँ जहाँ पे 1 लोकेट हो रहा है, ठीक है। अब जब हमने 1 को ज्वाइन कर दिया तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? 1 यूनिट, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था कि हमने 0 से लेके ये इस आर्क तक ज्वाइन कर दिया था। तो जब हमने ज्वाइन किया था तो ये इसकी वैल्यू कितनी थी? √2 आई थी, ठीक है। तो अब ये √2 तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक। √2 मीन्स परपेंडिकुलर हमारे ट्राइंगल का आ गया है। अब हमें क्या चाहिए? बेस। अब बेस चाहिए क्यों? क्योंकि अब ये √2 तो यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनस दिख रहा है मेरे को इस ट्राइंगल में जो ड्रॉ हुआ है। तो अभी हमें इसे क्या बनाना है? इसे हमें बनाना है परपेंडिकुलर। तो जब इसे परपेंडिकुलर बनाना है तो एक 1 यूनिट का हमें बेस बनाना पड़ेगा। तो अब हम फिर से अगेन क्या करेंगे, फिर से हम हमारा कंपास लेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो 0 से लेके 1 तक की यहाँ तक की डिस्टेंस मेज़र कर लें, और अगर आप चाहें तो ये आर्क भी 1 यूनिट पे ही कट हुई है, तो आप चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक 1 यूनिट आर्क ले सकते हैं। 1 यूनिट का डिस्टेंस मैंने मेज़र कर लिया, उसके बाद मैं इस आर्क पे रखूँगी और यहाँ पे कट करूँगी, ठीक है। तो ये एक आर्क ड्रॉ होगी, मैंने जब ड्रॉ करी तो मेरी आर्क ड्रॉ हुई है यहाँ पे, ठीक है। आप भी अपनी कॉपी में करिएगा तो आपको दिखेगा कि आप यहाँ पे आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट का डिस्टेंस मेज़र करेंगे, उसके बाद ये जो आर्क आपने ड्रॉ करी थी √2 बनाने के लिए, ठीक है, ट्राइंगल जब आपने √2 के लिए बनाया था, तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को रखेंगे, उसके बाद एक आर्क कट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेंटीमीटर स्केल लेंगे, उसके बाद हम इस आर्क से इस आर्क के पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब जब मैंने इस आर्क के पॉइंट को ज्वाइन किया है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हो गई ऑब्वियस 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी? 1 यूनिट। इतना ही डिस्टेंस हमने मेज़र किया था, तो यहाँ पे जब हमने जो वैल्यू जिससे उतनी मेज़र करी ना राउंडर में, तो जब उतनी ही वैल्यू मेज़र करिए तो यहाँ पॉइंट रख के जब हम यहाँ पे कट करेंगे तो 1 यूनिट ही होगा। अब ये तो हो गया 1 यूनिट। अब आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा थोड़ा सा कि ये है √2 हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया 1 यूनिट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि ये इस आर्क से 0 के पॉइंट को ज्वाइन कर दूँगी, ठीक है। अब जब मैंने 0 के पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये वैल्यू कितनी हो गई? √3 अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने अभी ड्रॉ किया है जस्ट, तो उसमें हाइपोटेनस क्या है? √3। तो ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया 1 यूनिट का, ये √2 और ये √3, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्राइंगल हमने √3 के लिए कैसे ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने √2 के लिए जो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था कि 1 यूनिट यहाँ से मेज़र किया, फिर एक आर्क कट करी, फिर एक लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर बनाया, उसके बाद फिर हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो √2 लोकेट हो गया, ठीक, ड्रॉ हो गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेज़र करी 1 यूनिट की, फिर इस पॉइंट पे रखा, यहाँ पे एक आर्क कट करी, तो ये कितना हो गया? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल √2 और √1 आ गया, 1 आ गया। उसके बाद फिर हम 0 से लेके ये जो आर्क हमारा पॉइंट है यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। तो अभी तो ये √3 का राइट एंगल ट्राइंगल बना है। अब हमें इसे नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो जैसे √2 के लिए किया था, तो √2 के लिए हमने क्या किया था?
√2 के लिए हमने 0 से लेके इस आर्क तक के पॉइंट को मेज़र किया था। अब हमें √3 के लिए चाहिए, तो √3 के लिए हम क्या करेंगे कि 0 पे रखेंगे और ये जहाँ पे आर्क आई है, जहाँ पे आर्क का पॉइंट टच हुआ है, ये इस लाइन का पॉइंट टच हुआ है आर्क से, उतना डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे और फिर ये जो हमारी फर्स्ट आर्क थी उस पर हम रखेंगे राउंडर की निडल और नंबर लाइन में कट करेंगे। ओके, अब जब मैंने मेरे राउंडर से कट किया नंबर लाइन में, तो यहाँ पे आई है मेरी आर्क और ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, √3। तो हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया कि √3 कहाँ आएगा नंबर लाइन में, 1 और 2 के बीच में ही आएगा। सेम √2 भी आया था 1 और 2 के बीच में, √3 भी आया है 1 और 2 के बीच में। सो हमने कैसे किया है मैं आपको वापस रिपीट करके बता देती हूँ। √3 के लिए सबसे पहले हमने √3 की वैल्यू को लिखा। पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करी थी, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो मैंने क्या किया कि रूट के अंदर 2 + 1 लिखा। उसके बाद फिर देखा कि अगर 2 + 1 है, पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर होता है, तो √2 का स्क्वायर कर दिया +1 का स्क्वायर, तो आ गया √3। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने बेस में 1 लिया। मैंने आपको रीज़न बताया कि 1 आपको नंबर लाइन में लोकेट करना ईजी रहता है और इसे फाइंड आउट करना भी इजी रहता है। आप मेज़र भी इसे इजी कर सकते हैं। √2 अगर आपको करना होगा तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल √2 के लिए। फिर √2 के लिए आप करेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर निडल यहाँ पे रख के यहाँ पे कट करेंगे, फिर आप बताएंगे कि ये √2 है। तो ये तो आपका सिर्फ बेस बनेगा, तो फिर आपको इतनी मशक्क़त करनी पड़ेगी कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है √2। तो इससे सिंपल बेस हमने ले लिया 1, परपेंडिकुलर √2 और हाइपोटेनस आ गई √3। ठीक, अब जब नंबर लाइन में हम प्लॉट करने के लिए आए तो नंबर लाइन में हमने 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेज़र करके एक आर्क कट करी। उसके बाद एक आर्क से लेके ये जो ओरिजिन का पॉइंट है 0, उसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √2। जैसे हमने √2 का प्रीवियस क्वेश्चन में लोकेट करते टाइम जो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया था, सेम हमने यहाँ पे भी वही किया है। ठीक है, अब ये तो √2 हो गया ड्रॉ, बट हमने √3 का जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है उसमें √2 क्या है, √2 है हमारा परपेंडिकुलर, बेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये बेस जैसा दिख रहा था, पर फिर हमने क्या किया, इसे परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमने, आप चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब 1 से लेके आर्क, फर्स्ट आर्क जो आपने ड्रॉ करी है उसके डिस्टेंस, 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने इसे मेज़र किया। उसके बाद हमने फर्स्ट आर्क पे रख के दूसरी आर्क कट करी। ठीक है, दूसरी आर्क कट करी तो उस आर्क से लेके हमने 0 ओरिजिन के पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो जब ये पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो वो क्या हो गया, √3, और इस आर्क से इस आर्क के पॉइंट को ज्वाइन किया तो कितना हो गया, 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट का ही डिस्टेंस था और इसका डिस्टेंस कितना हो गया, √3। तो ये तो आ गया राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया √3 का। फिर जब हमें √3 को नंबर लाइन में प्लॉट करने की बात आई, तो नंबर लाइन में जब हमें प्लॉट करना था तो हमने यहाँ पे क्या किया कि √3 का डिस्टेंस मेजर किया, फर्स्ट आर्क पे कंपास की निडल, राउंडर की निडल रखी और एक आर्क कट करी। एक आर्क जब हमने कट करी तो वो नंबर लाइन में यहाँ पे कट हुई है, नंबर लाइन को उसने इस पॉइंट पे कट किया, तो वो पॉइंट क्या हो गया, √3। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर्स जो रहते हैं जैसे √2, √3, इस टाइप के नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे इजीली प्लॉट कर सकते हैं। हाँ, प्लॉट करने में थोड़ा सा है, स्टेप बाय स्टेप हमें करना रहेगा, कंस्ट्रक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, राउंडर का यूज़ है, पाइथागोरस थ्योरम भी लग रही है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो आपको इजीली जल्दी समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 भी जो है ना वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पे है कि हमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स गिवन है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ट्रू फॉल्स हमें ये तो बताना है स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स, और साथ में जस्टिफाई भी करना है उसके आंसर को कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अब जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताए थे जब हमने जस्ट चैप्टर स्टार्टिंग की थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके इस चैप्टर में क्लियर रहेंगे तो आप इजीली ट्रू और फॉल्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब फर्स्ट स्टेटमेंट इसका देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें स्टेटमेंट गिवन है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, जब हमने इरेशनल नंबर की स्टार्टिंग ही की थी, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि एक रियल नंबर जैसी टर्म होती है। ठीक है, एक टाइप होता है नंबर का जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। इस रियल नंबर के अंदर ही 2 टाइप आ जाते हैं, फर्स्ट रैशनल एंड सेकेंड इरेशनल।
ठीक है। फर्स्ट हो गया रैशनल, सेकंड हो गया इरेशनल। रैशनल कैसे नंबर्स होते हैं? रैशनल होते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, और इरेशनल्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं हो, जिन्हें जस्ट अभी हमने नंबर लाइन में लोकेट किया है। कैसे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स? रूट के टाइप में, ठीक है। रैशनल नंबर तो मैंने आपको पहले ही बताया 1/2, 3/2, इस टाइप के नंबर्स जो आते हैं रैशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब रियल नंबर के ही दो टाइप होते हैं, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, ठीक है। तो उनका ऐसे कहना है कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो ऑब्वियस भाई हो गई ना। अब हर रैशनल नंबर रियल नंबर होगा, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर्स के दो पार्ट हो गए, ठीक है, एक रैशनल एक इरेशनल। तो कोई सा भी अगर इरेशनल नंबर है, जैसे यहाँ पे √3 हमने इसे लोकेट किया, तो ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर की दो टाइप में आ रहा है ना ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर क्यों हुए। इरेशनल नंबर अपने आप में रियल नंबर का पार्ट है, ठीक है। तो अगर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं भी है तो भी वो रियल नंबर तो कहलाएगा ही ना, क्योंकि रियल नंबर का ही पार्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। और इसका रीज़न क्या है कि रियल नंबर के ही पार्ट में आता है इरेशनल नंबर, इसलिए हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट बोलता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब हर पॉइंट नंबर लाइन में इज ऑफ द फॉर्म √m के फॉर्म में होगा, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। अब हर पॉइंट रूट में होता है, ये तो ठीक है, चलो मान लिया कि हाँ √1, ये नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। अब उनका कहना है सेकंड स्टेटमेंट में कि रूट में होता है नंबर लाइन में हर पॉइंट, ठीक है, √m के फॉर्म में, और m जो है वो उसको m को क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर बोल रहे हैं m को, और √m के फॉर्म में ही होता है नंबर लाइन में हर नंबर। ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 2 3 टू इन्फिनिटी। ज़ीरो है इसमें? नहीं। नेगेटिव नंबर्स हैं? नहीं। तो नेचुरल नंबर्स हुए क्या? नहीं। तो नेचुरल नंबर्स पूरी नंबर लाइन में लोकेट होते हैं क्या? नहीं। ज़ीरो के इस साइड में अगर देखा जाए तो कहीं पे नेचुरल नंबर नहीं है। ये ज़ीरो खुद अपने आप में नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ज़ीरो किस में आता है? ज़ीरो आता है होल नंबर में। जब हम होल नंबर की बात करते हैं तब उसमें ज़ीरो काउंट हो जाता है, और होल नंबर में भी नेगेटिव नहीं आता। बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि स्टेटमेंट में बोला गया है कि √m के फॉर्म में नंबर लाइन में सारे नंबर्स होते हैं, और साथ में m हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? अगर आपको सपोज बोल दिया जाए कि आपको ज़ीरो प्लॉट करना है तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रूट के फॉर्म में एक तो ज़ीरो होगा नहीं, ठीक है, और ऊपर से ज़ीरो अपने आप नेचुरल नंबर है नहीं, ठीक है। तो ये भी तो नंबर लाइन में आते ही है, तो इसे भी नंबर लाइन में प्लॉट तो करना रहेगा ही, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है। सेकंड स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, क्योंकि नंबर लाइन में सारे नंबर्स जो रहते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है। तो इसे हम रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट गिवन है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, मतलब हर रियल नंबर इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको जब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाया था तभी बताया था कि रियल नंबर के दो टाइप होते हैं। पहला होता है रैशनल, दूसरा होता है इरेशनल, ठीक है। रैशनल होते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, इरेशनल होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक। तो ये तो हुए रियल नंबर की बात। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है। अब रियल नंबर में खुद में ही दो टाइप होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। अब सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे क्या? रियल नंबर तो 1/2, 3/5 भी है, ये है इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 1/2, 3/5 कौन से में आते हैं? रैशनल नंबर की कैटेगरी में। सो सारे रियल नंबर हुए क्या इरेशनल नंबर में? नहीं। रियल नंबर में खुद में दो टाइप है ना, तो आधे कुछ आएंगे रैशनल में, आधे नंबर्स आएंगे इरेशनल में। तो सारे रियल नंबर्स कैसे नहीं हुए? सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखिए, इसके जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे कि सारे रियल नंबर्स जो रहते हैं इरेशनल नंबर नहीं रहते, क्योंकि रियल नंबर्स में ही अकेला खुद पार्ट है इरेशनल नंबर,
क्योंकि रियल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स भी आते हैं, 1/2 और 1/3 थोड़ी ना इरेशनल नंबर्स हैं। आई होप आपको 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो आज की वीडियो में हमने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे लोकेट करते हैं वो सीख लिया, कैसे हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स के मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से बता दिए। मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इस चैप्टर में ट्रू फॉल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चंस अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।